लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर माइंड वेंटिलेशन। स्टार्टिंग में माइंड वेंटिलेशन जो होता है वो एक्चुअल में हमारे माइंड्स के एयर के बारे में हम लोग उसमें देखते हैं। ये एक मेजर पार्ट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो फील्ड से या ओवरमैन से या माइनिंग सरकार से के थ्रू इस सर्टिफिकेट को लेना चाहते हैं। ठीक है। जो ग्रेजुएट होते हैं वो तो डायरेक्टली क्लास के लिए एलिजिबल होते हैं और फर्स्ट क्लास के लिए एक पेपर देना पड़ता है उनको। बट फॉर जो फील्ड से होते हैं, जो माइनिंग सरकार या ओवरमैन से होते हैं, उनको ये मल्टीपल पेपर्स देने पड़ते हैं, जिसमें कि एक आपका माइंड वेंटिलेशन करके एक पूरा पोर्शन होता है। तो हम लोग को वेंटिलेशन का रिक्वायरमेंट क्यों, व्हाट इज द नीड ऑफ वेंटिलेशन? तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है और मेनी ऑफ यू कैन आंसर इट। आप में से बहुत लोग इसको जानते भी हैं, समझते भी। बट होता क्या है, अभी तक क्या है कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज तो रखे हुए हैं, बट थ्योरेटिकल नॉलेज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको हेल्प करता है, उसमें हम लैग कर जाते हैं। आप में से बहुत लोग बहुत सारी चीजों को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है, बहुत क्लोजली उन चीजों को, मशीन्स को, इक्विपमेंट को हैंडल किए हैं, बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं। बट थ्योरेटिकल जो होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है वो कुछ प्रैक्टिकल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रैक्टिकल समझने के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें आपका समझ हमको जहां तक पता है या अंदाजा लगता है कि उसमें आप लोग सफिशियंट हो गए। बट थ्योरेटिकली, या आप बोल दीजिए एक तरह से कि थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, वो रिक्वायरमेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकल करते हैं, दोनों में ऑलमोस्ट जमीन और आसमान का अंतर होता है। जिस समय आप पढ़ रहे होते होंगे, डिप्लोमा कर रहे होंगे या ट्वेल्थ कर रहे होते होंगे या फिर कुछ अदर स्टडी कर रहे होते होंगे, उस समय आप लोग ये चीज देखे होंगे कि जो आपने पढ़ा है और जब आप माइंस में जाते हो या किसी दूसरे इंडस्ट्री में जाते हो या किसी दूसरे सेक्शन में जाते हो, तो आप वहां पर देखे होंगे अरे पढ़े क्या थे, हो क्या रहा है। बिकॉज माइंस में एक सबसे बड़ा कॉमन रूल्स क्या है कि हमको सेफ्टी के साथ प्रोडक्शन को अपना बनाए रखना। ये जो सेफ्टी के साथ प्रोडक्शन को बनाए रखना, इसमें कुछ कुछ लेजिस्लेशन और कुछ कुछ प्रोविजंस जो है कि हमको नजरअंदाज करके चलना पड़ता है कुछ समय के। यही जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में डिफरेंसेस आ जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थ्योरेटिकल बेस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल बेस होते हैं, कुछ आपके थ्योरम बेस होते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड वो एक्सेप्टेड है। ओके, तो इसलिए हम लोग को थ्योरेटिकली समझना बहुत जरूरी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकली नो डाउट, आप किसी इंटरव्यू में बैठेंगे या कोई आपसे किसी दूसरी चीज में आप किसी का इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो वो आपके सामने वो आपका आपका आंसर से वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन जब वो पेपर में आ जाता है, पेन और पेंसिल के साथ आ जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, तो उस समय थ्योरेटिकली हमको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाता है कि एक्चुअल में जो जो थ्योरम है, जो प्रिंसिपल्स है, वो मुझे आता है या नहीं आता। तो क्योंकि आप प्रैक्टिकली आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और अगर कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकली पार्ट को आप उसमें से इंगेज कर दे, दोनों को कंबाइन कर दे, तो आप चैंपियंस हो सकते। और बस उसी का ये एक छोटा सा आप कह लीजिए कि ट्राई है या प्रयास है कि आप एक सक्सेसफुल फर्स्ट क्लास मैनेजर या सर्टिफिकेट आप पा जाए। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। डेमो क्लास है तो हम उसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बस कुछ आइडिया आपको देंगे और कुछ एक दो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। आप कोशिश करेंगे समझने का कि कैसे उसको हम लोग हैंडल करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है एग्जाम पॉइंट में। एग्जाम एक अलग प्रेशर का पार्ट है। ओके, वन टू वन इंटरव्यू वो भी प्रेशर होता है, बट क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रिच है, आप उसको इजिली हैंडल कर सकते हैं या कर लेंगे या कर लेते थे पहले। बट अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये समझना है कि वो जो टाइम में मेरे पास जो टाइम अवेलेबल है, उसमें जो हमको एग्जाम लिखना है, जो हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, वो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को हमको आंसर करने हैं, अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होगा या हम उसको नहीं जान रहे होंगे, तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको थ्योरेटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा एग्जाम को क्वालिफाई करने। तो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर से। ये जो माइंस एयर है, ये माइंस एयर, क्योंकि माइंस में जैसे जैसे आप
एक्सकवेशन करते जाते हैं, रोडवेज, गैलरीज, पैनल्स, व्हाटएवर आप डिराइव करते जाते हैं, तो क्योंकि आपका एरिया बढ़ते चला जाता है, तो क्या होता है कि अदर गैसेस जो सीम में ऑलरेडी एक्यूमुलेट करके बैठा हुआ है, या कोल ब्लॉक के साथ या किसी अनदर मेटल के साथ, वो जो एक्यूमुलेट करके जो एक्सट्रैक्ट करके उसके साथ बैठा हुआ, वो धीरे धीरे फ्री स्पेस होने के चलते वो बाहर निकलना स्टार्ट। सेकेंड क्या करते हैं कि क्योंकि आपका डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा है, तो आपका एरिया भी बढ़ते जा रहा है माइंस का अंडरग्राउंड। तो जो एरिया बढ़ते जा रहा है, तो वो क्या केवल और केवल हम उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन भी तो डिप्लॉय करते चल रहे हैं, वो डे बाय डे ओल्ड भी तो होते जा रहा है, जो मशीन वहां पर रखे हुए वो भी तो धीरे धीरे आपका रश हो रहा है। तो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल गैसेस जनरेट होते रहे, कभी वो माइन्यूट में होते हैं, कभी वो कुछ ज्यादा होते हैं। क्योंकि हमारा माइंस जो है एक क्लोज इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा हो, एक लिमिटेड नंबर ऑफ इनटेक है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिटर्न है, एक एक अभी 3 का प्रोविजन है। तो ये जो लिमिटेड नंबर है उसी से आना है और उसी से दूसरे से जाना है। ये जो लिमिटेड प्रोविजन हो जाता है कि उसी एरिया से आएगा और उसी एरिया से वो जाएगा, जो ओपनिंग है हमारा। तो एक लिमिटेड सेक्शन अवेलेबल है और पूरे माइंस को वेंटिलेट करना है, या पूरे माइंस के एयर को हमको प्यूरिफाई करके रखना है। क्योंकि आइदर सीएमआर हो या एमएमआर हो, जो भी रेगुलेशन हमारे पास अवेलेबल है, उन सब में ये सब स्पेसिफिक प्रोविजन दिए हुए हैं कि हमारे माइंस में कितना परसेंट ऑक्सीजन होना चाहिए, कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, एक थ्रेशोल्ड लिमिट सबका दिया हुआ है। टेम्परेचर एक्सीड नहीं करना चाहिए, 30.5 से 33.5 अगर हो गया तो 1 मीटर क्यूब, 30.5 हो गया तो 1 मीटर क्यूब से हमारा एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड से। 33.5 से एवं नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन 19% से कम कम नहीं होना चाहिए। सो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल प्रोविजन दिए हुए हैं हमारे सेफ्टी के लिए, ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन में वो हमारे पास अवेलेबल है। तो उन सबको फॉलो करने के लिए हमको प्रॉपर वेंटिलेशन मैकेनिज्म को फॉलो करना, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। जो माइंस एयर है उसको पहले देखने से पहले हम लोग पहले नेचुरल एयर जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उससे हम लोग पहले कंपेयर करके देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है। ओके, क्योंकि जहां पर भी आप काम करेंगे अंडरग्राउंड माइंस में, जहां पर भी काम करेंगे, वहां पर सफिशिएंट क्वांटिटी का एयर अगर आपको नहीं मिलेगा तो वो आपको अनईजी कर देगा काम करने में, आपकी कंफर्टेबिलिटी वहां पर खत्म हो जाएगी। और जैसे ही आपकी कंफर्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो आपका जो जो भी वर्क करने का टेंडेंसी है वो कम हो जाएगा, और आपका आउटपुट जो है कि वो कम होने लगे। तो हर चीज को मेंटेन करने के लिए सेफ्टी कंसर्न से, कंफर्टेबिलिटी कंसर्न से हमको माइंस को वेंटिलेट करना पड़ता। ओके, तो अब इससे पहले कि हम लोग माइंस एयर में चले, उससे पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर में क्या कंपोजिशन होता है और कैसे होता है। तो बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक एयर है हमारे ब्रीदिंग के लिए है, और ब्रीदिंग में वो जो एयर है उसमें मल्टीपल गैसेस का वो एक मिक्सचर है। ओके, ये मल्टीपल गैसेस का ये मिक्सचर है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जिसमें मॉइस्चर भी है, मॉइस्चर भी है, और अदर इनर्ट गैसेस भी अवेलेबल है। आप देखते होंगे जहां पर ब्लास्टिंग होता है वहां पर तुरंत मतलब कि पूरा इन्वायरमेंट डस्टी हो जाता है, आपको सफोकेशन होने लगेगा। लेकिन क्योंकि वो ओपन एनवायरनमेंट में, तो विद इन हाफ एन आवर वो पूरा डाइल्यूट भी हो जाता है। बट अंडरग्राउंड के केस में ऐसा नहीं हो पाता है। ओके, इसलिए हमको फिर वेंटिलेशन का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो आप देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर दैट we breathe is a mixture of several gases. Second, its composition is practically constant over the whole surface of the earth from these level up to an altitude of at least 25 किलोमीटर। तो जो मेरा एटमॉस्फेयर है 25 किलोमीटर का, उस पे जो एयर है वो ऑलमोस्ट उसके जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। इन एडिशन टू द अबव गैसेस, वो गैसेस अभी हम लोग देखेंगे, the total amount of other gases is less than 0.01%.
जो भी आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर और आपका इनर्ट गैसेस जो भी अवेलेबल है, अदर देन दैट ओनली 0.01% ही वो अदर गैसेस अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट, इन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर moisture is always present from a fraction of 1% up to maximum of about 6%। तो जो मॉइस्चर होता है वो अप टू 1% वो अवेलेबल रहता ही रहता है। वहीं माइंस में ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो डिस्कम्फर्ट बढ़ेगा, तो वो अदर डिग्रेड करेगा मटेरियल को। तो ये सब प्रॉब्लम जो है कि उसके साथ इंटैक्ट हो जाता है। द कंपोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फेरिक एयर, नाइट्रोजन, that is by its volume 78.03, कहीं कहीं पर ये 78% भी लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर ये 79% भी लिखा हुआ है। ठीक है, जो 79% लिखा हुआ रहता है उस केस में ये नाइट्रोजन प्लस ये मोनोटोमिक गैसेस जो इनर्ट गैसेस होते हैं इसको ऐड करके वो मेंशन करता है 79%। ध्यान रखिए। ऑक्सीजन 20.99%, एक्चुअल में जो कैलकुलेटेड है, साइंटिफिक है, वो 20.99 है। हम लोग बोल चाल में 21% यूज करते हैं और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग 21% यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, एवरीवेयर ये मेंशन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन 0.01% एंड मोनोटोनिक गैसेस और इनर्ट गैसेस आर्गन, रेडन, हीलियम, क्रिप्टोनियन ये आपका 0.94% अवेलेबल है। दिस इज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स आपको ये समझना है, ये वॉल्यूम के टर्म में दिया हो, ये मास के टर्म। वॉल्यूम जब 1 लीटर ऑफ आप एयर लेंगे तो उसमें उसमें 78.03% जो है वो आपका नाइट्रोजन है। इट मींस 1 लीटर अगर आप ले रहे हैं तो 780.3 मिलीलीटर आपका नाइट्रोजन। ओके, 780.3 मिलीमीटर आप मिलीलीटर आपका नाइट्रोजन। उसी तरह से ऑक्सीजन जो कि 21% है, इट मींस 209.9 मिलीलीटर आपका ऑक्सीजन है 1 लीटर एयर में। वही कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका 30 मिलीलीटर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। हाइड्रोजन ये कुछ 10 मिलीलीटर के बराबर में है और मोनोटोमिक गैसेस आपका 94 मिलीलीटर के आसपास में आपका मोनोटोमिक गैसेस है। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम के टर्म में हो गया। वहीं पे अगर आप मास के टर्म में देखेंगे, मास के टर्म में देखेंगे तो नाइट्रोजन 75.46, ऑक्सीजन इंक्रीज कर जा रहा है, नाइट्रोजन डिक्रीज कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब एयर का मास आप लेंगे, जब एयर का मास आप लेंगे तो एयर का मास आपका 28.93 के आसपास में आता है। ओके, ये जो 28.97 के आसपास में आता है, इसमें आपको समझना है इसमें नाइट्रोजन 28.015 शेयर करता है, ऑक्सीजन 32 शेयर करता है। ये इसका एटॉमिक नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन O2 होता है ना, तो 16 इंटू 2 इट इज 32। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, C is 12, O2 is 32, 12 plus 32 is 44, hydrogen H2, H is 1 atomic number, so it is multiplied by 2, it is 2, not atomic number, it is atomic mass। okay, and for monatomic gases वो combined होके 38 39 और 40 के आसपास होता है। ठीक है, सो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना हो जाता है मास के टर्म में? इट इज 75.46% होता है मास के टर्म। ऑक्सीजन 23.19 होता है। तो यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से पूछ लेता है, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन योर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर। उस समय जब सब ऑप्शन में रहेगा और ये 23.19 भी रहेगा, लेकिन किसी का ध्यान इस 23.19 की तरफ नहीं जाएगा, सबका ध्यान रहेगा इस 20.99 और 21 पे और 21.03 पे और 20.9 पे। इस तरह से आपका ध्यान चला जाएगा। इसी को थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम लोग समझते हैं, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम के टर्म में हो गया, ये मास के टर्म में हो गया। सबको ऐड कीजिएगा तो ये भी 100 शो करेगा, ये भी 100 शो करेगा। ओके, और आपका एयर का मोलिकुलर वेट 28.97 होता है। वो कैसे होता है?
तो नथिंग बट सबका एवरेज लेना होता है। 70 जो आपका 78 है, ये जो 78 है ना, ये 78 को 28 से मल्टीप्लाई करना, इस 20 को 32 से मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और ऐड कर देना, डिवाइडेड बाय 100 कर देना। आप देखिए 28.97 आपका आ जाएगा। ठीक है। Why there is a requirement of sufficient quantity of air in our minds? So basically these are the only 4 reasons due to that we need a sufficient good quality of air. Okay, क्यों? तो क्यों